हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। आज के 25 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें एक मिसाइल को एस्केप वेलोसिटी से कम वेलोसिटी पर प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का सम जो है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट या जीरो या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो देखो, आज के 25 क्वेश्चन को आप लोग एक मॉक टेस्ट की तरह देना, यानी कि अपना स्कोर ज़रूर बताना और खुद से ट्राई करते चलना पॉज करके। तो इसका आंसर है नेगेटिव। लेकिन कोई चीज़ याद कर लोगे तो केवल इस स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर याद हो जाएगा। सपोज उसने कह दिया यहाँ पे पलायन वेग से फेंका गया, तब आंसर वेरी कर जाएगा, या पलायन वेग। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे हुआ। इसका आंसर है नेगेटिव। जितने नेगेटिव किए हैं वो सब सही किए हैं, लेकिन पता आपको ज़रूर हो, क्योंकि जो आपकी कुल ऊर्जा मतलब आपका पोटेंशियल, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, वही तो पूछा गया है कैसा होगा। तो देखो, अगर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस का जी मास ऑफ अर्थ और ऑब्जेक्ट का मास बटे रेडियस ऑफ अर्थ, ये होता है पोटेंशियल, और नेगेटिव लगता है, ये याद रखना। अब अगर यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन देखना, जी एम ई को अगर हम इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी लिखें तो जी आर ई स्क्वायर लिख सकते हैं। जी एम ई बराबर जी आर ई स्क्वायर होता है, जी आर ई स्क्वायर लिख लिया, एम बटे आर। तो नीचे से आर से एक आर कट जाएगा, यानी कि ऊपर हमें मिल जाएगा माइनस का एम जी आर। ठीक है, ध्यान से देखना, हमें क्या मिल गया, पोटेंशियल माइनस का एम जी आर। अगर इसमें अब हमें काइनेटिक जोड़ना है तो काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम एस्केप वैल्यू वी की जगह पे हम एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू रख दें तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, अंडर रूट टू जी आर होता है। लेकिन उसका स्क्वायर करना है तो इसलिए अंडर रूट हट जाएगा, क्योंकि एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन वी ई होता है टू जी आर अंडर रूट में। लेकिन हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट हट गया, तो ये दो से दो कट जाएगा, तो हमें एम जी आर ही तो मिल गया, एम जी आर। अब ध्यान से देखना, ये मेरा पॉजिटिव काइनेटिक आ गया, ये पोटेंशियल आ गया, हमें सम पूछा गया है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे नेगेटिव आएगा। देखो यहाँ पे सपोज ये माइनस का 5, एक डेटा लेके समझते हैं तो थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, क्योंकि सेम है एम जी आर एम जी आर। अब एक बात बताओ, ये एम जी आर कब है, जब हमने एस्केप वेलोसिटी से कर दिया, लेकिन इन्होंने कहा है कि एस्केप वेलोसिटी से कम पर, यानी कि इसका मान 5 से भी कम आएगा। क्यों? क्योंकि एस्केप वेलोसिटी नहीं रखनी थी, उससे कम रखना था। ये तो नेगेटिव 5 है और ये 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है और अगर हम -5 में कोई ऐसी चीज़ जोड़ें जो 5 से कम हो, यानी कि 4 या 3 या 2 या कुछ, तो फिर साइन हमेशा बड़ी वाली संख्या का आएगा, यानी कि साइन माइनस का आएगा, तो इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा। आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आई होगी। इसी क्वेश्चन में वो कह देता कि एक मिसाइल को प्रोजेक्टाइल मोशन पर उसे एस्केप वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल किया गया, तब आप समझ सकते हो कि किस तरह से जीरो होगा, कब पॉजिटिव होगा। देखो, ये एस्केप वेलोसिटी एक ऐसा फिनोमेना होता है कि एयरफोर्स के पेपर में ऐसा हो नहीं सकता कि एस्केप वेलोसिटी टर्म्स आपको देखने को ना मिले। सबसे पहले तो पता हो सबसे बेसिक बात कि अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और मून के लिए लगभग 2.4, लगभग 2.5 के अराउंड किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो इतना कम क्यों होता है, ये भी रीज़न कई बार दिया जाएगा। तो ऑप्शन में ऐसे लिखा होगा कि वहाँ पे जो गैस की VRMS वैल्यू होती है वो अर्थ के कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन पे। आई होप बहुतों का खाता नहीं खुला होगा, लेकिन देखो क्या है कि मैं पेपर दे चुका हूँ, मुझे पता है कि पेपर का लेवल किस तरह का रहता है, तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, पॉज करके पढ़ लो और ट्राई कर लो। इन दोनों को एक ही क्वेश्चन कंसीडर करना, ठीक है। ये मत, जैसे आज 25 हैं तो 26 होंगे अनडाउटेडली, इसको आप एक ही मानना, क्योंकि हमें कुछ सिखाना है यहाँ पे। देखो, एक प्रक्षेप का जो मैक्सिमम रेंज है वो 400 मीटर है, तो इसके द्वारा मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ठीक है। अब आप लोग ट्राई कर लो, फिर मैं बता रहा हूँ। एक निशु ने बताया था कि मुझे टाइमर लगाने के लिए सजेस्ट किया था, कॉल आया था, लेकिन मैं कर ही नहीं पाया, सॉरी फॉर देट। अब देखो, आप लोग कर लेना। देखो क्या है कि आप एक बात बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, रेंज होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका आंसर 200 नहीं है जो 200 मान रहे हैं। तो देखो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। अब मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा हमारा 45 होना चाहिए, और थीटा अगर 45 होगा तो ये साइन 90 बना के ये 1 बना देगा। तो यानी कि जो रेंज है वो हमें 400 दिया गया है, 400 मेरा आ गया यू स्क्वायर बटे जी का वैल्यू, यू स्क्वायर बटे जी का वैल्यू 400 आ गया, जब कितना थीटा है 45। अब हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। ठीक है, यही तो होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि मैक्सिमम रेंज थी जब, तब एंगल 45 रखा था, तो मैक्सिमम हाइट उसी केस में जो है 45 साइन का वैल्यू रखेंगे, साइन 45 का मान कितना हो। अब देखो, यू स्क्वायर बटे जी, इसको हम थोड़ा अलग अलग लिख रहे हैं, यू स्क्वायर बटे जी लिख लिया, और इसी में 1/2 भी लिख लिया, क्योंकि इधर 2 भी है, और इधर साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर 45 का मान 1/2 √2 होता है, उसका बर करेंगे तो 1/2 आएगा।
यानी कि इस रेंज में 1/4 और से गुणा और करेंगे तभी तो बन पाएगा। तो रेंज u²/g का मान हमने 400 निकाला, 400 में 1/4 से गुणा करेंगे मतलब 4 से भाग करेंगे, तो मेरा आंसर 100 मीटर सही है इसका। यदि पी वेक्टर 12 और क्यू 5 और रिजल्टेंट 13 और ये कंडीशन है कि पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, तो पी और क्यू के बीच में एंगल फाइंड करना है। तो आप लोगों की बहुत शिकायत रहती है कि टाइम नहीं देते हो। यार टाइम क्या दूं, आप लोग पॉज कर लिया करो। जैसे अभी मैंने कहा एंगल है, आपने एकदम से वीडियो रोक दिया। अब देखो अपना मैच कर लेना कि किनका सही है। तो ये जब भी आपका वेक्टर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा वो यूनिक क्वेश्चन ही आएगा और मैक्सिमम केसेस में वो परपेंडिकुलर वाला ही आता है। बस आपको ऑब्जर्व करना होता है देख के कि ये कैसे परपेंडिकुलर होंगे। देखो आपको 12 और 5 और 13 का एक ट्रिपलेट अगर याद है तब तो सीधा आप 90 क्लिक कर सकते थे, यानी कि π/2 क्लिक कर सकते थे, क्योंकि ट्रिपलेट का मतलब ये होता है। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये 12 है, ये 5 है, कोई मैटर नहीं करता, आप इसे 12 और इसे 5 भी मान सकते हो। रिजल्टेंट 13 है, रिजल्टेंट 13 है। आप देख रहे हो कि ये एक आपके राइट एंगल्ड ट्रायंगल के वो हैं, तो यानी कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तभी तो ये राइट एंगल बन पाए। परपेंडिकुलर होंगे मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का बनेगा। तो एक तो इस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते थे। सेकंड थिंग एक ये कि यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उसका यूज़ करके, जैसे दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा इज इक्वल टू r²। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर, बात वही आ जाएगी घूम फिर के। जो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है वो हमें 13 का स्क्वायर दे रहा है, मतलब दोनों जो हैं वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे, यानी कि π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आई थिंक ऊपर रह गया है, तो ये थर्ड हो गया। चलो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन भी मैंने एक दिन शायद कम्युनिटी पे या कहीं किसी लड़के से शेयर किया था, तो मैक्सिमम लड़के इसको जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। तो आप लोगों भी ट्राई करो फिर बताओ। अब देखो मैंने इतना बोल दिया है तो गलती होने के चांसेस कम हो गए। फिर भी जो यहाँ पे हर बार 45 लगाने की आदत छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे रेंज मैक्सिमम अगर पूछी जाएगी तब 45 लगाना होगा। यहाँ पे रेंज नहीं पूछी है। प्रोजेक्टाइल आपने देखा, आपने 45 लगा दिया, ये गलतियाँ छोड़ दो। यहाँ पे पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि मैक्सिमम उड्डयन काल के लिए जो एंगल का मान होगा वो क्या होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin θ/g, 2u sin θ/g। इसको हमें मैक्सिमम करना है। वो मैक्सिमम हम कब कर सकते हैं, साइन में मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसको 1 बनाना है, मतलब थीटा शुड भी 90, क्योंकि साइन 90 का मान ही तो 1 होता है। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री पे जो टाइम ऑफ फ्लाइट है प्रोजेक्टाइल का वो आपका मैक्सिमम होगा। स्थिर वेग v से चलता हुआ एक गोला समान द्रव्यमान के एक अन्य स्थिर गोले से टकराता है। ठीक है, आफ्टर कोलिशन क्या है कि उनके वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है, अगर जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो ई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आएगा। इसका मैं एग्जांपल, इसका सॉल्यूशन नहीं करा पाऊंगा क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन है, और ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, क्योंकि जो मैं करता हूँ जैसे साथ में आपको जो दिख रहा है वहाँ से आप समझ भी सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा कि ये आप याद कर लो। 1 - e, ऊपर माइनस होता है, नीचे प्लस होता है और 1 माइनस होता है, क्योंकि चारों ऑप्शन ऐसे होते हैं कि कन्फ्यूजन बहुत हो सकती है। तो यहाँ पे आप इसको अगर याद कर लोगे तो आपको सीधे मार्क्स आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, और आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, और 20 बार बता चुका हूँ कॉलिशन और उसके केसेस, ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इसका याद रख लेना आप। ठीक है, इसको आप याद जरूर कर लेना। चलते हैं सेकंड, फिफ्थ या सिक्स्थ क्वेश्चन होगा आई थिंक। एक व्यक्ति है वो घूमते हुए स्टूल पर भुजाएं फैला के खड़ा है, मतलब एक स्टूल है वो रोटेट कर रहा है और ऐसे खड़ा है अपनी भुजाएं फैला के। अगर वो अचानक भुजाएं सिकोड़ लेता है, मतलब उनको अगर पास कर लेता है, तो फिर क्या हो जाएगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, पहले खुद से कर लो आप लोग। देखो इसका हो जाएगा कि इसका मोमेंट ऑफ जो आई होगा वो जड़ तो आघूर्ण होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। और चाहे आप ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो, इसमें आपको पता है कि एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है, यानी कि एल कंजर्व रहता है, मतलब आई ओमेगा कंजर्व, यानी कि आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा और ओमेगा घटेगा तो आई बढ़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कोणीय संवेग बढ़ जाता है, ये कट गया क्योंकि कोणीय संवेग तो कंजर्व रहेगा। अब कोणीय वेग नियत रहेगा, तो कोणीय वेग नियत नहीं रहता है, कोणीय वेग बढ़ जाता है। इसमें कह रहा है कोणीय वेग घट जाता है, ये भी कट गया। तो देखो यही अपने आप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मून की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस का 1/4 हो और उसका जो मास है वो 180, ठीक है, इतना पार्ट हो, तो चंद्रमा की सरफेस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो आई होप आप लोग इन सभी को खुद से ट्राई करते चल रहे होगे और मेरी बात को इग्नोर नहीं करोगे। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है एवेल्यूएशन में। हर बार कहता हूँ, आप लोग बहुत सारे इग्नोर कर देते हैं, तो जो इग्नोर करते हैं उनको इग्नोर जैसा ही आउटपुट मिलेगा, और जो मेरी बात को सुनते हैं सिंसियरली फॉलो करते हैं उनको वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। फिर आप लोग कहते हो मैंने इक्वली वीडियोज़ मैं भी देखता था, वो भी देखता था, वो सिलेक्ट हो गया, मैं नहीं हो पाया। तो रीज़न कुछ यही होते हैं, मेजर डिफरेंसेस यही होते हैं कि आप लोग क्या है कि अपनी बात किसी के आगे।
अब देखो जी जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Gm/r² होता है। ठीक है, इसी से हम अपना काम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें रेडियस से मतलब है, रेडियस चेंज हुई है, वेरी करी है, और मास वेरी करा है। यानी कि जो जी है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास के, अर्थ के, और उसकी रेडियस के स्क्वायर के। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? चलो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये मैंने समझा दिया, बाकी इतना ही देख के करने वाले कर ले जाएंगे। अब देखो अगर हम G'/G लिखने की कोशिश करें, G'/G, तो m मून का और अर्थ का इंटू रेडियस ऊपर हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो रेडियस अर्थ की बटे रेडियस मून की का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं उस फॉर्मूले से। अब देखो ME बटे ये 80 गुणा ME। अब मेरी बात सुनो, मैंने ये क्या कर दिया, अब देखो जो मून का था वो क्या था, अर्थ का 1/80 पार्ट था, तो ME/80 लिख दिया उसकी जगह पे, मून की जगह पे, और ये ME लिखा रहने दिया, इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ जो 4RE बटे रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून की जगह पे हमने रेडियस ऑफ अर्थ बटे 4 लिखा, वही है, रेडियस ऑफ मून की जगह पे हमने रेडियस ऑफ अर्थ बटे 4, बटे वाला 4 ऊपर जाएगा, और इनटू रेडियस ऑफ अर्थ लिखा रहने दिया। अब देखो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 4/80 कितना आया, इसका स्क्वायर भी था, 16 स्क्वायर था, तो ये हमें फाइनली 16/80 मिला, यानी कि 1/5, यानी कि जो G डैश है अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो G/5 मिल जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गया, G/5। ये तो हो गया इस न्यूमेरिकल की बात। देखो मैंने कैलकुलेट किया है, लेकिन एक बात मैं बताऊं, सीरियसली बोल रहा हूं, अगर आपकी कमांड अच्छी होगी फॉर्मूले पे, जैसे आपको ये फार्मूला पता हो Gm/r², मतलब आपको सीधा पता था कि r के स्क्वायर के और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो आप इसका कैलकुलेशन इसका मैं समझता हूँ 10 से 15 सेकंड में कर सकते थे। और ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो गई है कि आपने खुद से ट्राई किया होगा और 15 सेकंड में, अभी मैं टाइमर नहीं लगा पा रहा हूँ, सॉरी निशु भाई, लेकिन बहुत जल्द हो जाएंगी ऐसी चीज़ें। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होते हैं, अगर लर्निंग जो है वो कभी चीज़ों पे या इन्वायरमेंट पे या रिसोर्सेज पे डिपेंड नहीं करती है, लर्निंग हम किसी तरह से भी कर सकते हैं। देखते हो लक्ष्य एयरफोर्स ने जब स्टार्ट किया था कैसे हाथ से लिखना, थंबनेल भी बिल्कुल इतनी डिसेंट नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आज अच्छी, मतलब जेन्युइन अगर बात करूं, अगर कल ही एक बात हुई एक भाई से, तो उन्होंने बताया तो अप्रिशिएट किया, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये चीज़ें होती हैं, और अगर आप सीख पा रहे हो कुछ, अगर आपको सीखने को मिल रहा है, तो बस एक रिक्वेस्ट होती है कि फीडबैक आप कई तरीके से दे सकते हो। एक तो वीडियो को पॉज करके अभी वीडियो को लाइक कर दोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, अप्रिसिएशन यही होता है। आपका लाइक हमें कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कराता है, बस थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ लड़के अप्रिशिएट कर रहे हैं, काम करने में अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट इतना कर दिया करो, ठीक है। mg भार लटकाने पर एक स्प्रिंग की लंबाई में इतना इंक्रीज होता है। इस सिचुएशन में स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? देखो स्प्रिंग का केस, आई होप आपको सबको फॉर्मूला पता हो कि पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो ½ kx² हो जाएगा। ½ kx कितना इंक्रीज हुआ, x0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे चैलेंज ये है कि यहाँ पे k तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, और k होता क्या है, कई बार बताया है, mg बराबर kx, यानी कि जो उसमें इसका जो स्प्रिंग का कोफिशिएंट और जो इंक्रीज हुआ होगा वही तो आपका mg हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम k की वैल्यू निकालेंगे तो वो mg/x हो जाएगा। इंक्रीज कितना हुआ, x0 का हुआ है, तो बस यही करना था। हाफ k की वैल्यू हम लिख सकते हैं mg/x0 इंटू x0 का स्क्वायर, ये एक कट गया तो ½ mg x, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि मेरा ए ऑप्शन ही राइट दिख रहा है, ½ mg x0 या x0 जो भी इंक्रीज हुआ है वो। तो इस तरह से, और ये कोई न्यूमेरिकल नहीं है यार, न्यूमेरिकल जो कहने लगते हो इसमें भी हमें कुछ 2 फॉर्मूले सीखने को मिले, तो ये मत कहा करो कि न्यूमेरिकल ज़्यादा। मैं पूरा जब मॉक टेस्ट बनाता हूँ तो उस मॉक टेस्ट में सारी चीज़ें मेंटेन अब करूँगा, फिलहाल कोशिश करूँगा। तो जैसा ये आपको दिखेगा 25 क्वेश्चन एज इट इज़, मतलब हो सकता है कई क्वेश्चन के जो डाटा है वो भी चेंज ना हो, आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आप आज आपने आपको आई थिंक 8वां या 9वां क्वेश्चन था, कौन सा था मुझे याद नहीं, आप लोग अपना स्कोर जरूर लिखते चलना कि मेरे कितने हो गए। तो पूरा जब आप कमेंट सेक्शन में लिखो तो इतने राइट, इतने रॉन्ग और इतने स्किप पूरा लिखना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 की होती है, तो इससे एक प्रॉपर इवेल्युएट कर पाएंगे, मैं नहीं और भी लड़के जो कमेंट सेक्शन स्क्रॉल करते हैं वो देखेंगे, वो मतलब जज करेंगे कि हाँ इस भाई के इतने आए, मेरे इतने आए, तो वो अपनी पढ़ाई को उसी तरह से आगे या कम या ज़्यादा करते रहेंगे, ठीक है। वाई गेट जिसमें हाई आउटपुट प्राप्त करने के लिए सभी इनपुट जो है वो लो होने चाहिए, तो वो क्या कहलाता है। तो इसको मैंने पोस्ट भी किया था, इसका आंसर NAND नहीं होगा, इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो गए, इसका आंसर इन्वर्टर होगा। अगर यहाँ पे एटलीस्ट वर्ड दिया हो इंग्लिश में और हिंदी में दिया हो कम से कम एक, अगर वो कहे कि ये जो इनपुट है वो लो होना चाहिए, तब आंसर NAND गेट होगा।
ठीक है। यहाँ पे कुछ वैसा ही सीन हो जाता है जैसे प्रोबेबिलिटी में होता है, कम से कम एक के द्वारा निशाना लगाने की और सभी के द्वारा निशाना लगाने की प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे जो आंसर्स वेरी कर जाते हैं। तो इसका आंसर इन्वर्टर है, याद रखना। और अगर एटलीस्ट टर्म दिया जाए तब NAND गेट करना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसी स्प्रिंग में देखो अगर करंट फ्लो करी जाएगी तो फिर वो स्प्रिंग क्या होगा, संकुचित। संकुचित का मतलब कंप्रेस होगा या एक्सपेंड होगा या ऑसिलेट करने लगेगा या अनचेंज रहेगा। तो देखो ट्राई कर लो खुद से आप लोग, फिर आप लोग बताना वीडियो के एंड में। देखो सपोज ये एक स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग मैंने बनाया। अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। इसका आंसर तो मैं बता दूँ कि क्या होगा कि कंप्रेस होगा, संकुचित होगा। लेकिन कैसे होगा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जब उसमें करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो अगर इसमें क्या होगा कि थोड़ा इसको इसी चीज़ के अगर हम लूप एज्यूम करें समझने के लिए, एक लूप बना लिया मैंने, ये एक इससे इस वाले से ये लूप बना लिया और थर्ड वाले से ये लूप बना दिया। तो अगर देखो तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कह रहा है कि स्प्रिंग में वो फ्लो करी जाती है। तो अगर इसमें अगर इस डायरेक्शन में आई हो रही है फ्लो, तो इस पॉइंट पे इसमें भी, क्योंकि जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हो तो एक समझने की कोशिश करो, इसमें भी यानी कि करंट की डायरेक्शन सेम है। और अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, अगर करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर जो वायर वाला बायो सेवर्ट लॉ से अगर एक ही डायरेक्शन में हो रहा है तो वो अट्रैक्ट करेंगे। और जब वो अट्रैक्ट करेंगे तो लूप से आप फील करके देखो तो वो क्या होगा, कंप्रेस होगा कि एक्सपेंड होगा। तो ऑब्वियसली वो कंप्रेस होगा यानी कि संकुचित होती है। इस क्वेश्चन में आप पेन और पेपर ना उठाना। अब देखो प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है, मैं आपको बताऊं कैसे आपको करना है। पहले आप ट्राई खुद से कर लो कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसकी जो हाफ एज है वो 8 वर्ष है। इस पदार्थ की जो सक्रियता है वो 1/8 रह जाए, इतना रहने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये नहीं कि आप हर बार n/n0 लिख के 1/2 पावर करके वो ऐसे लिखने लगे। तो वो ऐसे तो आप अगर सिंपली वो ट्रिक भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे देखा था डिनोमिनेटर देखना होता है 8, वो हमेशा 2 की क्यूब हो, 2 की कुछ पावर होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा। तो ये 2 की कितनी पावर 3, उसी का गुणा 8 में करा दो तो 24 वर्ष इसका राइट आंसर हो गया। लेकिन ये सपोज चलो कोई बात नहीं, हमें ये नहीं याद आया। तो एक बात बताओ, हाफ एज की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि उस सब्सटेंस को आधा होने में इतना टाइम लगा। अब देखो आधा होने में, ठीक है, उसका भी आधा होगा तब 1/4 होगा और उसका भी आधा होगा तब 1/8 हो पाएगा। यानी कि कितने साइकिल हुए, पूरे 3 साइकिल पूरे हुए। 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल। 1 साइकिल 8 वर्ष का है तो 3 साइकिल 24 हो जाएंगे। तो इस तरह से इनको करना है, जल्दी से करना है। पेपर नहीं, पेन का यूज़ इन क्वेश्चन में एटलीस्ट नहीं करना। क्षेपित किया जाता है यदि अधिकतम परास तक जाए यानी कि मैक्सिमम रेंज तक, तो इसकी मैक्सिमम हाइट पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होगी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसका याद भी अगर है आंसर तो कोई गलत बात नहीं है। K/2 यानी कि 0.5 K, बिल्कुल ऐसे क्लिक करके आगे बढ़ना है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन कैसे वो हम समझ लेते हैं। एक बात बताओ, आप जब प्रोजेक्टाइल मोशन में जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है, वर्टिकल कंपोनेंट है, वो तो वर्क करेगा नहीं साइन वाला, केवल कॉस वाला वर्क करेगा, कॉस थीटा। तो जब हम हाफ mv² लगाएंगे तो v cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, v cos थीटा का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हाफ mv² कॉस मतलब कॉस अब 45 रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा शुड बी 45। तो कॉस 45 का वर्क करेंगे तो 1/2 यानी कि काइनेटिक एनर्जी बटे 2 आया। तो काइनेटिक एनर्जी बटे 2 का मतलब 0.5 K हो गया। इसका आंसर याद रखना, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये यार हर बार एयरफोर्स के पेपर में ये बहुत क्वेश्चन ये आते हैं एयरफोर्स और AASSR में कि कितनी गोलियां छोड़ी जा सकती हैं इतने ग्राम, उसमें क्या कितनी चीज़ें गिवन होंगी। एक गोली का वेलोसिटी, एक मशीन गन का वेट, और आपको मैक्सिमम जो है फोर्स कितने न्यूटन का गन पे लगाया जा सकता है। तो इसलिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप सीधा नंबर ऑफ गोलियों की संख्या निकालने के लिए एक चीज़ याद देखो, जितना मैं मिनिमाइज़ करके आपको पढ़ाऊंगा उतना मिनिमाइज़ आप अपने ब्रेन में चीज़ों को सेव करोगे, उतना ही आप परफॉर्म, उतना ही मतलब मिनिमम तरीके से आपको करना है। तो आपको फोर्स ऊपर रखना है। मैं ट्रिक समझ लो, चाहे पूरा नीचे उसका मास रखना है इनटू वेलोसिटी, केवल इतना करना है आपको। अब अगर ये याद रख पाते हो तो आप थोड़ा फॉर्चुनेट हो जाओगे औरों से। 144 बटे उसका मास कितना है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ से गुणा करेंगे, इनटू न्यूटन कितना है 1200 रख दिया। 12 से ये 144 12 बार कटा और ये 4 से ये 3 बार कटा। ये 3 पावर थी तो ये तीनों पावर ख़त्म हो गई क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव, तो कितना आ गया नंबर ऑफ गोली 3। तो इस तरह से इसको करना था। आई होप आप लोग इस चीज़ को कहीं लिख लोगे और एक बार रिवाइज कर लेना बिफोर एग्जाम, तो डेफिनेटली आप इसको वहाँ पे कर पाओगे। में 80% लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है, ध्यान से समझना, पहले ट्राई कर लो पॉज करके। एक रेडियो एक्टिव नाभिक है जिसमें इनिशियली जो मास नंबर है वो A है और एटॉमिक नंबर Z है, जिसमें से 3 अल्फ़ा और 2 पॉजिट्रॉन एमिट हुए हैं, ठीक है।
तो रिजल्टेंट न्यूक्लियर में जो रेशियो होगा न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का, केयरफुली पढ़ना है क्या पूछा गया है, न्यूट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का रेशियो पूछना है, तो ट्राई कर लो आप लोग, ठीक है। देखो आपको पता हो जो 3 अल्फ़ा, एक अल्फ़ा के कण के निकलने से एटॉमिक नंबर में 2 का डिक्रीज़ होता है और मास नंबर में 4 का डिक्रीज़ होता है। तो अगर 3 निकले हैं तो 3 का गुणा कर दें, यानी कि ए में 12 का डिक्रीज़ हो जाएगा और इसमें 6 का डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि फाइनली जो वो है वो A-12 हो जाएगा और जो उसका एटॉमिक नंबर होगा वो Z-6 हो जाएगा, केवल 3 अल्फ़ा के निकलने से। अब इसमें क्या है कि 2 पॉजिट्रॉन और निकलने हैं। याद रखना कि अगर बीटा पार्टिकल कहे तो उसके एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीज़ हो जाता है और एटॉमिक मास पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पॉजिट्रॉन कहे, बीटा के ही 2 केसेस होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वाला केस जिसे बीटा पार्टिकल भी कहते हैं और पॉजिट्रॉन का। तो अगर पॉजिट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक मास तो अनचेंज रहेगा इस केस में भी, लेकिन इसमें डिक्रीज़ होगा 2 का, ठीक है। जैसे 1 निकलता है तो 1 का डिक्रीज़ होता है, 2 निकले हैं तो 2 का डिक्रीज़ होगा, यानी कि फाइनली जो वो है वो A-12 ही रहेगा। लेकिन जो आपका ये होगा एटॉमिक नंबर होगा वो Z-6-2 और हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिट्रॉन है इसलिए 2 का इंक्रीज़ ना होकर डिक्रीज़ हुआ है, यही गलती करोगे आप लोग। आप देख लो ये 6 में से 2 जाएगा तो माइनस का 8 बचा, यानी कि इसको हम फाइनली Z-8 लिख सकते हैं। अब रेशियो काय का पूछा गया है, न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन तो ये है, नीचे तो Z-8 है तो Z-8 रहना है, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने, ठीक है। ये ऑप्शन भी एलिमिनेट कर लिया, लो हो गया। अब प्रोटॉन्स ऑप्शन तो क्लिक करके आपने ये लगा दिया, लेकिन आपको न्यूट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, इसमें से ये घटाओगे तभी तो, यानी कि एटॉमिक नंबर में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर घटाओगे तभी तो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। यानी कि A-12 में से जब Z-8 घटाओगे तो A-Z-4 बचेगा, यानी कि सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये एमिशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अल्फ़ा निकलने से क्या होता है, बीटा के 2 केस होते हैं और गामा निकलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उसके एटॉमिक मास पे भी और नंबर पे भी। बीटा वाले बस दोनों को याद रखना, अगर स्पेसिफाई करा है पॉजिट्रॉन कहा है या बीटा पार्टिकल कहा है, वहाँ पे एक इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे एक डिक्रीज़ होता है और मास नंबर यहाँ पे भी अनचेंज रहता है। एक सेंटीग्रेड और एक फ़ारेनहाइट थर्मामीटर को बॉइलिंग वाटर में डुबोया गया। पानी का टेम्परेचर तब तक गिराया गया जब तक कि फ़ारेनहाइट तापमापी 140 डिग्री ना दे दे। तो सेंटीग्रेड में नोट की गई ताप में गिरावट क्या है। देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे बहुत सी बातें आपको नई सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना। अगर मैं आपसे कहूं कि आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलो, तो आप सिंपली लगाते होगे C/5 बराबर F-32/9। ये अप्रोच रहती होगी, आप कन्वर्ट करते लेते होगे। लेकिन ये सवाल इससे डिफ़र एक और ऐसे बनता है कि अगर वो कहता है कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में 25 का डिफरेंस आ रहा है तो फ़ारेनहाइट में डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस वाली अप्रोच अगर पूछी गई है तो इससे अगर करने जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे वही है कुछ, यहाँ पे डिफरेंस वाली अप्रोच है। बॉइलिंग वाटर की बात करें तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग का टेम्परेचर, फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट होता है, 212 फ़ारेनहाइट। तो पहले इनिशियली 212 था, फिर वो 140 रह गया। मतलब टेम्परेचर जो डिफरेंस है फ़ारेनहाइट में वो कितना हुआ, 212 से 140 रह जाना, मतलब 212 माइनस 140 यानी कि 72 डिग्री का चेंज हुआ फ़ारेनहाइट में। वही पूछा गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस सेंटीग्रेड में कितना होगा, ये पूछा गया है। देखो अब मेरी बात एक बार फिर से सुन लो, टाइम भले ही ले लो लेकिन गलत ना कर देना। सवाल में अगर आपसे कहता कि 72 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो, तो अप्रोच क्या होती, Tc/5 बराबर F-32/9। यहाँ पे वो नहीं कहा गया है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात है। और जब भी टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो तो एक जो शॉर्टेस्ट अप्रोच है, आप याद रखना कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, वो आपका डायरेक्ट 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के डिफरेंस के बराबर होगा। ये यूनिक है, इससे मतलब आपका इतना टाइम सेव होगा डिफरेंस की जब बात करेगा। यहाँ पे भी डिफरेंस था क्योंकि 212 से 140 हुआ था, मतलब 72 डिग्री फ़ारेनहाइट का चेंज हुआ। यानी कि यहाँ पे अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बटे 1.8 हो जाता, ये होता 1 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए। लेकिन ये 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ना हो कि कितना है, 72 है फ़ारेनहाइट। तो 72 से इधर अगर गुणा करेंगे तो 72 से इधर भी गुणा करेंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे, ऊपर जाएगा। 18 से ये 4 बार कटा, यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट मेरा आंसर हुआ। देखो फिर से एक बार समझ लो इस क्वेश्चन को। इसमें पहले तो ये इतना लॉजिकल है कि टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ था, कैसे कि जब आप देखो
कि इसमें गलती की चांसेस कहाँ थे। लड़का 140 फ़ारेनहाइट देखता, वो सोचता है 140 फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलना है, सीधा 60 कर देता, क्योंकि जब सीधा C/5 बराबर F-32/9 से करोगे तो 60 आ जाएगा या 30 आ जाएगा, या लगभग देख लेना करके। लेकिन वो सवाल नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस की बात करी गई। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे, बॉइलिंग वाटर था, मतलब 212 फ़ारेनहाइट होता है बॉइलिंग का, और 140 रह गया, मतलब फ़ारेनहाइट में जो डिफरेंस है वो आपका 72 का हुआ था। तो सेंटीग्रेड में जो डिफरेंस है वो पूछा था। डिफरेंस के लिए जो मैंने बताया वो एक लाइन आप कहीं पे सजा के लिख लो कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस जो होता है वो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के डिफरेंस के बराबर होता है। 40 डिग्री इज़ द राइट आंसर। गैलीलियो के नियम के अनुसार यदि किसी पिंड को 45 प्लस थीटा तथा 45 माइनस थीटा इन पर प्रोजेक्टाइल किया जाए तो इनके द्वारा दी गई क्षैतिज यानी कि रेंज का रेशियो क्या होगा, अगर थीटा जो है वो 45 के इक्वल है या उससे बड़ा है। देखो खुद से ट्राई कर लो आप इसको, और अगर आप इस क्वेश्चन को कर पाए हो तो आप अपनी नज़रों में, किसी और की नज़रों में उठना तो अलग चीज़ है, आप अपनी नज़रों में सुपीरियर बन जाओगे। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, आ सकता है। इसका आंसर है सी ऑप्शन। जिसने भी सी ऑप्शन क्लिक करा है वो सभी सही है। 1:1 कैसे, अब देखो क्लिक करा है इन द सेंस ये नहीं कितनी जल्दी कर लिया है, पॉज भी कर लिया होगा और कर भी लिया होगा। कैसे करना है, जो आपका रेंज होता है वो क्या होता है, U² sin 2θ/g, यानी कि जो रेंज की बात करें तो यहाँ पे केवल थीटा से अगर हम बात करें तो वो sin 2θ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहला sin 2 जो अगर R1 और R2 लिखें तो sin 2θ, यहाँ पे पहले वाले में 45 प्लस थीटा लिखेंगे, दूसरी बार sin 2 45 माइनस थीटा लिखेंगे। ठीक है, 45 माइनस थीटा, तो ऊपर 2 का अंदर गुणा करेंगे तो sin 90 प्लस थीटा होगा, sin 90 प्लस 2 थीटा होगा, sin 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, इसमें साइन पॉजिटिव होता है तो ये भी हमें क्या देगा, 90 पे साइन चेंज हो जाएगा, cos 2 थीटा देगा। नीचे भी जब अंदर 2 का गुणा करेंगे तो 2 का 45 पे गुणा होगा तो sin 90, तो sin 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और 90 माइनस 2 थीटा भी हमारा फर्स्ट में आ गया, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और साइन कॉस में भी चेंज होगा तो ये भी cos 2 थीटा बना देगा। जब दोनों ने cos 2 थीटा बना दिए तो रेशियो 1:1 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था